मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों जैसा कि आपको मालूम है मैं वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। पूरी कुंडली का संभव नहीं है, लगन कुंडली से करता हूं, जो कि एक आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उसके लिए गाइडलाइन दे करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज हम युवक की कुंडली में विचार करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कभी अभी जैसे राजनीति का दौर था, कहते उसका सुपड़ा साफ हो गया, इसी प्रकार इस पुरुष की कुंडली में भी शुभ प्रभावों का लगभग सुपड़ा ही साफ है। कहीं पर भी राहत नहीं है, जहां पर भी मिलती है तो त्रुटिपूर्ण राहत मिलती है। और दर्शकों मैं हमेशा आपको बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव है, लगन का भाव है, लगन स्वयं है, जातक स्वयं है, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता भूमि का, पंचम भाव बुद्धि शिक्षा संतान आदि का, छठा भाव ऋण शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का कष्ट का और दीर्घकालीन योग का, नौ भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, दसम भाव शीर्ष में ऊंचाई ले जाने वाला भाव है, सम्मान देने वाला भाव है, व्यवसाय वाला भाव है, पिता की सुख वाला भाव है, एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, सोसाइटी का भाव है, आमदनी का भाव है, आप किस तरह से रह रहे हैं और सभी विधि प्रकार के सुख का भी माना गया है और आमदनी तो है ही। द्वादश भाव अशुभ भाव है, दंड का भी भाव है, किसी प्रकार का दंड हो सकता है, अपमान हो सकता है, पैसे का से दंड हो सकता है, और भोग का भाव है और विदेश का भी भाव है, कर्ज और ये खर्च का भी भाव है। तो ये साधारण तौर पर है। लेकिन दर्शकों ये कुंडली के 12 भाव है, लेकिन 12 जो राशियां हैं उनके 7 ग्रह स्वामी हैं। 12 राशियों के 7 ग्रह स्वामी हैं। कैसे? मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि, ये 6 राशियों के जो स्वामी हैं वो आपस में मित्र हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र मंगल गुरु हैं। इन 6 राशियों में ये मित्र माने जाते हैं। इनमें से जब कोई भी लगन होता है तो पंचम और नवम भाव में इनके मित्र की राशि आती है। तो लगन और पंचमेश और नवमेश यानी भाग्य भाव, लगन का भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, जिसको कि धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी कुंडली में, चाहे किसी भी लगन को हो। अगर मेष लगन की कुंडली होगी तो इन्हीं ग्रहों में से आपके सहयोगी बनेंगे, पंचम भाव का स्वामी बनेगा, नवम भाव का बनेगा। दूसरी तरफ वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये शनि शुक्र बुध से द्वारा ऑपरेट की हुई राशि। ऑपरेट का मतलब, मेरे कहने का मतलब है, अगर इसमें कोई भी अगर शनि लग्नेश होगा तो उसके सहायक बुध और शुक्र होंगे। इसी तरह से यह रचना हमारे मुनिवरों ने की है, शास्त्रों में रचना की हुई है। तो इस प्रकार 12 राशियों के 7 स्वामी हैं। 6 राशियों के ये 6 स्वामी है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी है, मंगल और गुरु 2-2 राशि के स्वामी है, और शनि शुक्र बुध 2-2 राशि के स्वामी हैं। संबंधित कुंडली में या किसी भी कुंडली में इस भाव फल का सबसे पहले विचारा दिया जाता है, और शत्रु या मित्र राशि की तो बाद की बात आती है। कौन से भाव है? भाव बलवान होता है। संबंधित कुंडली में ऐसा देखने को मिला है कि जितने भी 12 राशि है, 12 भाव है, 12 राशियां तो होंगी किसी किसी भाव में, और उनके 7 ग्रह उनके स्वामी होंगे। वो 7 के 7 ग्रह अशुभ नक्षत्र में हैं या किसी दूसरे प्रकार से उनको अशुभता मिली हुई है 7 के 7 ग्रहों में से। कैसे? मैं आपको पहले बता दूं। लगन जिस समय उदय हो रहा है तो लगन के प्रकाशमान जिस टाइम के लिए, तो लगन स्वाति नक्षत्र में उदय हो रहा है, जिसके स्वामी राहु है। सूर्य मगा नक्षत्र में केतु स्वामी है, चंद्र मगा में केतु स्वामी है, मंगल अश्विनी में केतु स्वामी है, बुध मगा में केतु स्वामी है, गुरु स्वर्ण नक्षत्र में है, स्वर्ण नक्षत्र के स्वामी चंद्र में, लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि में राहु है, इसलिए राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी बन गया, गुरु भी अशुभ बन गया। शुक्र हस्त नक्षत्र में है और शुक्र अपने शत्रु नक्षत्र में आता है, यहां पर भी प्रभाव कम पड़ जाता है, अशुभ प्रभाव पड़ जाता है। शनि आर्द्रा नक्षत्र में है,
अशुभ अपने मित्र के में तो है, बोलते हैं शनिवत राहु फल देता है, लेकिन शनि जब आद्रा नक्षत्र में होता है तो शुभ फल नहीं देता। राहु और केतु, राहु मूला नक्षत्र में तो केतु आद्रा में, ये राशि पट्टन योग है। तो आप देखेंगे पूरी राशि पर राहु केतु का अधिपत्य ज्यादा है, तो सारे ग्रहों की डिग्रियां ऐसी आई हैं, तकरीबन राहु केतु में है। किस तरह से? केतु में 5 ग्रह है, यानी केतु के नक्षत्र में 5 ग्रह हैं, राहु के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं और चंद्र के नक्षत्र में 2 ग्रह माने गए हैं, गुरु और शुक्र। और गुरु तो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी बन गया, चंद्रमा नक्षत्र होने से भी, अपने नक्षत्र में होने से भी वो अशुभ बन गया। और शुक्र जब चंद्र में आ जाता है तो वो भी अशुभता का प्रतीक हो जाता है। तो ये मेरे कहने का मतलब यह है, अब ये कुंडली के जो सारे 9 ग्रह हैं वो इस पार्टी में चले गए, राहु शनि बुध, राहु शनि शुक्र बुध और राहु केतु की पार्टी में चले गए। और जो दूसरे हमारे ये भी जो ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल गुरु, जो कि इसमें शुभ फल देते हैं, तो सारे ग्रह सभी के शुभ नहीं होते। इनके जो लग्नेश भी हैं, इनका पंचमेश भी है और इनका भाग्य का स्वामी भी है, वो भी अशुभ स्थान में चला गया। लग्नेश भी अशुभ में चला गया, पंचमेश भी अशुभ स्थान पर, अशुभ उसमें चला गया और भाग्य का स्वामी भी अशुभता का प्रतीक बन गया। तो कुंडली का कैसे रचना होगी, आइए विचार करते हैं। इसीलिए मैंने उसका शीर्षक दिया, सुप्रभाव का सुपड़ा साफ कुंडली का अध्ययन करें। क्योंकि आदत पड़ी ये वीडियो देखने की, ये कुंडली के ये बीजेपी ने वो कर दिया या कांग्रेस ने वो कर दिया, उसका सुपड़ा साफ हो गया। नहीं, मेरे भी दिन में आया तो मैं भी ऐसा ही बना दूं, अब सुप्रभाव का सुपड़ा साफ हो गया, पूरा जीवन संघर्ष में बीते हो गया। जातक का जन्म 28 अगस्त 1973 शुक्ल पक्ष 1 मघाचरण 4 मंगलवार को हुआ। शुक्ल पक्ष 1 जब चंद्रमा अस्त हो जाता है तो अमावस्या योगी माना जाता है, चंद्रमा अस्त है। मघाचरण 4 मूला नक्षत्र तो है, लेकिन हमारे विद्वानों का मत यह रहता है कि ये धन की आमदनी करता है, धन का इसको सुख मिलता है। चरण 4 में मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन हुआ, उस तुला लगन के 6 डिग्री 44 अंश से तीर्थ भाव में राहु 11 डिग्री 5 मिनट लेकर के धनु राशि में, चतुर्थ भाव में गुरु नीच राशि में 10 डिग्री 20 मिनट लेकर के वक्री है। जब कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में होता तो वक्री होता है और वह उच्च का फल जैसे रहता। लेकिन यहां पर वो तो ठीक है, क्रॉस मिल गया, एक राहत मिल गई, अब वक्री ग्रह उच्च का फल देगा। लेकिन गुरु की मूल त्रिकोण राशि में राहु है और सिद्धांत के मुताबिक गुरु राहु जैसे फल देगा। गुरु अपना फल नहीं देगा, राहु जैसे फल देगा, क्योंकि इसकी मूल त्रिकोण राशि में राहु बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी कोई भी होने दो, यहां पर कोई भी राशि हो, द्वादश भाव का स्वामी शनि और राहु, ये 5 ग्रह पृथक कारक होते हैं। इन 5 में से 2 या 3 का अशुभ प्रभाव, क्योंकि कुंडली में कोई ग्रह मित्र भी होता है तो सम भी होता है, इनमें से अशुभ प्रभाव जहां पर होगा उससे संबंधित विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल उससे संबंधित हानि हो जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पर राहु अधिष्ठ राशि का सूर्य बन गया। सप्तम भाव में मंगल रोचक योग बना रहा है, अपनी राशि में है, रोचक योग बना रहा है, वो भी एक बड़ा पराक्रमी योग होता है, साहसी योग होता है। 9 भाव में शनि 9 डिग्री लेकर राज में मिथुन राशि में, केतु वहीं 11 डिग्री राज है, शनि और केतु की तुल्य, ये भी एक शापित योग बन रहा है। एकादश भाव में बुध 5 डिग्री, सूर्य 11 डिग्री और चंद्रमा 11 डिग्री 58 मिनट लेकर के, चंद्रमा भी अस्त है, बिल्कुल सूर्य के बराबर है। सूर्य की 11 डिग्री है तो चंद्रमा की 11:58 है, सूर्य दोनों चंद्रमा साथ है, बिल्कुल चंद्रमा प्रभावहीन है, कोई प्रभाव नहीं है। और बुध अस्त है, 6 डिग्री पर है, छुटमुट थोड़ा सा प्रभाव दे सकता है, लेकिन मैं इसको यही मानता हूं निष्प्रभावी हो गया। द्वादश भाव में लगन का स्वामी शुक्र नीच राशि में है। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, तुला लगन वाले, मैं सिर्फ लगन की बात बताता हूं। लगन में जहां तुला राशि है, जहां 7 लिखा है वो तुला राशि है, यहां पर 7 लिखा है वो तुला राशि है। मैं राशि के प्रभाव से बताता हूं। ऐसे जातकों का स्वामी, तो तुला लगन का स्वामी शुक्र है, तो बुढ़ापे में भी जवान दिखते हैं। उनका कहने का मतलब यह है, इनका शरीर सुगठित और सुंदर होता है, सात्विक विचार होते हैं, आस्तिक विचार होते हैं, कैसी भी परिस्थिति में ढल जाते हैं, छोटी छोटी बात भी उनको बेचैन करती थी। साधन वहीन होने के बाद भी उनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं। लेकिन लग्नेश द्वादश भाव में चला गया। द्वादश भाव दंड का भाव है, विदेश का भाव है और भोग का भाव है।
और शुक्र स्वयं भोग का कारक है। ऐसे जातक को बच के रहना चाहिए कि चरित्र की हानि, किसी बदनामी या अपमान का स्थिति आ सकती है। आर्थिक स्थिति में संबंध कराता है तो शुक्र यहां पर अच्छा होता है द्वादश भाव में, लेकिन ये सब चीजें लेके आता है। आर्थिक स्थिति में संपन्न हो सकता है, लेकिन सातवीं दृष्टि से यहां पर उस दृष्टि से देखता है तो रोग और शत्रु को बाहुबल से नहीं, अपनी चतुराई से और धन से उसको शांत करता है और समस्त भोगों का भोग करने वाला होता है। ऐसे जातक के नेत्र में रोगी हो सकता है, पैरों के नीचे तलवा जो है उसमें भी कोई किस्म की गर्माहट या किसी किस्म की रोग आ सकती है। यहां पर शुक्र नेत्र रोग देगा, क्योंकि दर्शकों नेत्र रोग दोनों भाव इसलिए में बताया गया है, द्वादश भाव और द्वादश भाव नेत्र संबंधित भाव है। जैसे हमारे दोनों आंख, एक इधर है नाक से, एक इधर है, तो इन दोनों के अधिपति सूर्य और चंद्रमा है और शुक्र उन दोनों का दुश्मन होता है। और यहां पर शुक्र देते गुरु शुक्राचार्य है, यहां पर अनेत्र रोग देगा। अब बात करते हैं, और ये प्रबल पितृदोष माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव में सविग्रही है, आकर्षक व्यक्तित्व होगा उसका, विचारशील होगा, माता पिता की सहायता से उन्नति करेगा, उच्च स्तर का जीवन होगा, धनी होगा। परंतु सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि है, सूर्य पीड़ित है, और राहु की पंचम दृष्टि है, और राहु और शनि सूर्य के शत्रु ग्रह है। तो सूर्य जो प्रभाव देना चाह रहा था वो पीड़ित होगा, और ऐसे जातक को हृदय योग भी हो जाता है। सूर्य हृदय योग का कारक बैठा है और इसमें श्वास वाली समस्याएं भी आ जाती हैं। और सूर्य जहां पर राहु और शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आ गया तो पंचम भाव पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य प्रशासन है, प्रशासन का कारक है, सूर्य ग्रहों का राजा है। राहु और शनि का अशुभ प्रभाव पड़ गया तो सूर्य जहां शुभ फल देने वाला था वो नहीं रहा। सूर्य जो मैंने चीजें बताई आपको, प्रशासन का कारक है, पिता का कारक है, हृदय का कारक है, और वो सब चीजों में परेशानी आ गई। और कुंडली में एकादश भाव का स्वामी आमदनी का है तो आमदनी के भी पैर टूट गए, लड़खड़ा गया, पीड़ित हो गई, शनि और राहु से पीड़ित हो गया यहां पर। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, कारक ग्रह है तुला लगन के लिए। तुला लगन के लिए कारक ग्रह शनि और चंद्रमा दोनों ही है। लग्नेश भी सब माना जाता है क्यों, अष्टम भाव का स्वामी होने के बाद में, लेकिन कुछ लोग कारक मानते हो तो पितृदोष में आ गया, लेकिन प्रबल कारक शनि और चंद्रमा है। तो चंद्रमा भी अस्त हो गया सूर्य से 1 डिग्री पर। अभी देखिए दर्शकों, जहां शनि ने सूर्य देव को पीड़ित किया तो शनि ने चंद्रमा को पीड़ित किया, राहु ने वही पीड़ित किया। और जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, चंद्रमा अस्त होता है तो अमावस्या योग माना जाता है। और सूर्य चंद्रमा दोनों पर शनि का राहु का अशुभ प्रभाव हो गया, और शनि और राहु दोनों उसके लिए पृथक कारक माने जाएंगे। थोड़ा सा शनि कर लेगा, योग कारक है, और चंद्रमा ये कर लेगा कि सब माना जाता है, लेकिन राहु तो नहीं छोड़ने वाला, वैसे ही अस्त है। सूर्य ने अस्त कर दिया, राहु का प्रभाव आ गया। चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, पिता का सुख का स्वभाव है, सम्मान का भाव है, व्यवसाय का भाव है। पिता के सुख में हानि हो गई, व्यवसाय में परेशानी आ गई, सम्मान का स्तर नीचे गिर गया। जबकि आगे चलते हैं मंगल की। मंगल यहां पर रोचक योग बना रहा है, सप्तम भाव में है, रोचक योग बन रहा है, कर्मठ होगा, स्फूर्तिवान होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, अपने दैनिक कक्षा में दौड़ धूप करने वाला होगा। लेकिन मंगल को भी राहु ने पंचम दृष्टि से पीट दिया, व्यवसाय में भी परेशानी आ गई और दाम्पत्य सुख में भी परेशानी आ गई, शादी में भी परेशानी आएगी। शादी हो जाने के बाद भी मिठास नहीं रहेगी, जैसे तैसे काम चलता रहो तो चला रहो, नहीं तो दिक्कत भी आ जाती है, तलाक भी हो जाते हैं अगर अशुभ दशा उसमें आ जाती है। क्योंकि मंगल का यह होना, राहु से पीड़ित होना, ये पीड़ित आ गया, यहां समस्या बात आ गई, यहां पर भी पीड़ित आ गया। और मंगल चतुर्दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, नीच दृष्टि से, तो यहां पर भी परेशानी आ गई। मंगल सप्तम दृष्टि से लगन में गर्मात, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। धन और कुटुंब का ऐसे जातक को पूर्ण सहयोग रहेगा, धन का भी सहयोग रहेगा और कुटुंब का भी पूर्ण सहयोग। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि। जब द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में होता है तो उसमें नेतृत्व करने की क्षमता आ जाती है, समाज में उसको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रतिभाशाली होता है, उदार होता है। और
निपुण होता, यानी नेतृत्व करने में उसको निपुणता मिलती, परंतु अस्त हो गया। और बुध पर भी शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है। लेकिन यहां पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि कारक है पंचम भाव। लेकिन सूर्य ने अस्त किया, राहु ने प्रभाव दे दिया, दो ग्रहों का अशुभ प्रभाव आ गया, तो भाग्य की भी हानि हो गई और सेवा सुख में भी परेशानी आ गई। भाग्य का क्षय हो गया, भाग में परेशानी आ गई। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु तुला लगन के लिए टोटली अकारक है, छठे भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी। और गुरु वक्री होकर के जैसे सिद्धांत है उच्च फल देगा नीच राशि में, तो लेकिन राहु आदर्श राशि का स्वामी है, जहां पर भी गुरु की दृष्टि जाएगी वहां सुप्रभाव देगा। आप ऐसा सोचो ये गुरु जी नहीं है, ये राहु जी है, राहु देव है। ये पंचम दृष्टि यहां पर देगा, विश्व राशि को देख रहा है, आयु लंबी अच्छी होगी। जहां पर दसम भाव को उस दृष्टि से देख रहा, फल देना चाहिए, फायदा देना चाहिए, लेकिन राहु आदर्श राशि का स्वामी यहां पर भी नकारात्मक प्रभाव देगा। और इसी तरह से द्वादश भाव में भी खर्चा नकारात्मक प्रभाव देगा और शुक्र को पीड़ित करेगा और परेशानी होगा। क्योंकि राहु जैसे, जब शुक्र द्वादश भाव में राहु आदि ग्रह से, शनि आदि ग्रह से, मंगल आदि से पीड़ित आ जाता है, तो और चरित्र संबंधित परेशानियों की बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे जातक को देश काल परिस्थिति के आधार पर पड़ता है, ऐसे जातक को दशाओं के ऊपर पड़ता है। जो अशुभ दशाएं अगर बुढ़ापे में आएंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बचपन में आई कुछ नहीं, क्यों दशाओं के ऊपर होता है। जो प्रभाव मिलेगा जातक को दशाओं मिला, लेकिन योग ऐसा है जहां पर भोग के स्थान पर लग्नेश है तो समस्या वाली बात आ जाती है। अब बात करें शनि की। शनि दर्शकों कारक ग्रह तुला लगन के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और भाग्य भाव में है। बुध के अस्त हो जाने के बाद भी शनि की सुपरलेटिव डिग्री है। बुध राहु के दोष को निकल देता है। बुध अगर जहां राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है, अगर बुध की दृष्टि है तो उसको एनएफए कर देता है, और यहां पर शनि कर देता है, तो भाग्य को बनाता है। लेकिन शनि पंचमेश भी है और राहु की सप्तम दृष्टि है, शापित योग हो गया। शनि और राहु से शापित योग हो गया। राहु का पंचम भाव के स्वामी पर प्रभाव होना, संतान सुख में परेशानी आना, जो संतान नहीं मिला, संतान मिल भी जाएगी तो योग नहीं होगी, मैंने बहुत देखा है, समस्याएं आती है। तो यहां पर भी ये शापित योग बन गया, भाग्य की भी हानि हो गई। बुद्धि वियोग से उन्नति करने की कोशिश करेगा यहां पर, लेकिन राहु और केतु के उससे परेशानी आ गई, थोड़ा बहुत रहेगा, वो एक अलग बात है, पीड़ित हो गया। शनि की तीसरी दृष्टि जैसे मैंने पहले ही बता दिया, यहां पर सूर्य को पीड़ित कर रही है, चंद्रमा को पीड़ित कर रही है, बुध पर प्रभाव है, एकादश भाव पर प्रभाव है, यानी सिंह राशि पर प्रभाव है, उधर से राहु का प्रभाव है, सब कुछ यहां से चौपट हो गया। सप्तम दृष्टि से पराक्रमी होगा, अकेले पराक्रमी होने से क्या फायदा। दसम दृष्टि से यहां पर शत्रु पर शमन का करेगा। बात कर राहु की, राहु तीर्थ भाव में पाप ग्रह पराक्रम अधिक दे देता है, भाई बहनों से कष्ट होगा, अनुचित मार्ग पर चलने में भी चूकता नहीं ऐसा जातक, तो अनुचित मार्ग का फॉलो करेगा और चूकता नहीं, उसको इस चीज की कोई ऐसी वो नहीं रहेगी, लेकिन कैसे न कैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना अनुचित। और पंचम दृष्टि यहां पर पंचम भाव को देख रहा है, पत्नी से भी मतभेद हो गए, पीड़ित है, मंगल भी पीड़ित है, मतभेद हो, शादियों में ऐसी रुकावट होगी, अगर हो भी गई होगी तो मधुरता नहीं होगी। आगे मैं इसका उपाय बताऊंगा, अगर उसने कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो जो हमारे संतान, हमारे बेटा बेटी अगर अर्ली एज में शादी करने जा रहे हैं तो उसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए, फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा। तो राहु की पंचम दृष्टि होगा, जीवन साथी के साथ मतभेद होगा। राहु की यहां पर होगा, नवम भाव में देगा राहु, तो भाग्य की थोड़ी सी उन्नति करने की कोशिश तो करेगा, अकेला होता तो करने की कोशिश करता, लेकिन केतु भी वहां हो गया, केतु तो नहीं दे, राहु से अपोजिट केतु फल दे, राहु यहां शुभ फल देगा तो केतु वहां पर अशुभ फल देगा, तो वही है, भाग्य की हानि हो गई किसी भी प्रकार के, समझ लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नवम दृष्टि से राहु यहां पर एकादश भाव को पीट रहा है, चंद्रमा को पीट रहा है, सूर्य को पीट रहा है, बुध को भी पीट रहा है, तो चंद्रमा सूर्य बुध यहां पर अच्छे योग हैं। केतु की बात करें, केतु भाग्य भाव में विशेष बाधाएं होगी, धर्म की हानि होगी, अनुचित उपाय स्वार्थ सिद्धि से होगा, अपयश की प्राप्ति होगी और पराक्रमी होगा, शिक्षा संतान में परेशानी की बात आ गई। ये मैंने आपको साधारण तौर पर आपको बात बताया।
अभी दर्शकों, यहां पर चंद्रमा, बुध और सूर्य किसके स्वामी है? एकादश भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है। यानी तीन भावों की युति यहां पर इतनी अच्छी है। अब ये युति एकादश भाव में जब बनती है, जब भाग्य भाव का स्वामी हो, दसम भाव का स्वामी हो और एकादश भाव का स्वामी है, तो भाग्य की शक्ति से, परिश्रम से, अपने बुद्धि योग से ऐसी उन्नति करेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन ये तीनों की युति यहां पर नाकामयाब हो गई शनि और राहु से पीड़ित होने से। सूर्य राजा है, पीड़ित हो गया। चंद्र युवराज है, पीड़ित हो गया। बुध अस्त हो गया और चंद्रमा भी पीड़ित हो गया। तो ये प्रभावहीन हो गए, यहां पर समस्या आ गई। जीवन साथी के विषय में परेशानी, व्यवसाय के विषय में परेशानी। व्यवसाय का स्वामी अस्त हो गया और व्यवसाय पर गुरु की भी अशुभ दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि। यानी जीवन साथी के विषय में भी परेशानी, संतान के विषय में भी परेशानी, शिक्षा के विषय में परेशानी। शनि जो देगा यहां पर परिश्रम करा के देगा, वो भी पीड़ित शनि है। भाग्य के विषय में परेशानी, धर्म के विषय में परेशानी, आमदनी के विषय में परेशानी, इच्छा पूर्तियां नहीं होती। और द्वादश भाव में लग्नेश हो गया, भोग का स्थान हो गया, वहां पर भी एक परेशानी आ गई। तो ये कुंडली कितनी संघर्ष में बन गई। जातक को परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता, क्योंकि सारे ग्रह पीड़ित हैं, सभी अशुभ स्थान में। जैसे कि मैंने आपको ये पहले ही मैंने बता दिया, सूर्य मघा में अशुभ फल देगा, सूर्य मघा में अशुभ फल देगा, चंद्र मघा में अशुभ देगा, मंगल अश्विनी में अशुभ देगा, बुध मघा में देगा, गुरु श्रावण नक्षत्र ठीक है, लेकिन राहु अधिक राशि का स्वामी हो गया। शुक्र चंद्रमा, शुक्र हस्त नक्षत्र में वो भी अशुभ फल देगा, शनि आद्रा में भी वो भी अशुभ फल देगा। राहु केतु विपरीत है एक दूसरे के नक्षत्र में, तो शुभ फल देंगे, लेकिन वो एक अलग बात है। वैनाशिक नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, विनाशकारी बन गया चंद्रमा, जो कि कारक ग्रह है, और विनाशकारी बन गया, अस्त बन गया, अमावस्या योग बन गया। तो इस जातक को जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन हैंड टू माउथ ही रह जाए, वो एक बड़ी मुश्किल वाली बात है। परिश्रम करने के बाद भी जो परिश्रम करता है उसकी राह आसान नहीं होती, तो एक समस्या वाली बात है। तो अमावस्या योग में पैदा हुआ, सप्तम भाव पीड़ित है, दसम भाव का स्वामी अस्त है, सूर्य, इच्छाएं सारी अधूरी रह गई, प्रबल पितृ दोष बन गया। अब बात करते उपाय की। इनकी तो उम्र हो चुकी 73, 27 और 24, 31, 51 साल के हो गए, लेकिन कुछ मेरे युवा ऐसे होंगे जो इनकी कुंडली में इस तरह के हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले जो ग्रह जो अपना प्रभाव लेकर के आए हैं, मैं हमेशा बताता हूं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर स्थिति बनती है। उन कर्मों के लिए प्रायश्चित करना अवश्य जरूरी है। भगवान ये वचनबद्ध है, अब तुम कार्य करो फल वो देगा, और मैंने देखा है वो फल देता है, लेकिन वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। उसके बाद कोई भी अमावस्या योग में उत्पन्न हो, बिना सोचे समझने की किसी को जरूरत नहीं, पंडित जी से भी पूछने की जरूरत नहीं। मैं आपको सीधी सी बात बताता तो कन्या हो चाहे पुरुष हो, अमावस्या योग की शांति कराने के बाद उसको लड़की है तो कुंभ विवाह करे, और लड़का है तो अर्क विवाह जरूर कर लेना चाहिए। वैसे ही छोटे मोटे दोस्त हर कुंडली में मिल ही जाते हैं, ऐसे ही इसमें अर्क विवाह करना चाहिए। राहु मंगल को पीट रहा है, मंगल राहु की शांति करानी चाहिए। सूर्य शनि की, चंद्रमा शनि की, चंद्रमा राहु की जो पीट रहा है, इनकी शांति कराना चाहिए। और इसके बाद शांति कराने के बाद, पितृ दोष कराने के बाद, लगन में जातक को शनि का, शुक्र का और बुध का रत्न धारण करना चाहिए। यहां पर लग्नेश का, लग्नेश शुक्र है, शुक्र का, भाग्येश बुध है, बुध का, और पंचमेश शनि है, इनका रत्न लगन में धारण करना चाहिए। और दर्शकों, कर्क राशि दसम भाव में है, चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा को भी बचाना होगा व्यवसाय के लिए। तो ऐसा जातक चंद्रमा का भी रत्न धारण कर सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। और सूर्य को बलवान करना चाहिए, सूर्य को विधिवत अर्घ दे करके सुबह होते हुए, सुबह उदय होते हुए 1 घंटा जो रेस्पेक्टिव ग्रह की होरा होती है, अगर आप सोमवार को दे रहे हैं तो चंद्र की होरा होती है, मंगलवार को मंगल की, इस तरह से मैंने आपको भी कई बार बताया। लेकिन सूर्य उदय के प्रथम 1 घंटे में विधिवत अर्घ सूर्य को दो, अपनी सूर्यात उससे करो और पितृ दोष निवारण करो। और मैंने सारे उपाय मैंने बता दिए, और फिर देखो हमेशा डंके की चोट पर आपको फायदा मिलेगा। श्रद्धा आपकी है, मेरा तो सिर्फ केवल मार्गदर्शन है। दर्शकों, मैंने एक
जो परेशान योग की कुंडली में जो ऐसे ग्रह योग है, और राहु की महादशा चल रही है 2017 से 35 तक, मूला नक्षत्र में विपत तारा चल रही है, विपत तारा चल रही है, और परेशानी वाली बात हो। ऐसे जातक को पितृदोष सहन करना चाहिए। और जो अर्ली उम्र में है, जिनकी शादी नहीं हुई बच्चे होने से पहले, तो नागबली श्राद्ध भी करना चाहिए, क्यों पंचमेश पर राहु का प्रभाव है, तो योग संतान की प्राप्ति होगी। मैंने अनुभव में देखा है। आप करके तो देखो, दर्शकों कुछ करो तो सही, कुछ श्रद्धा से करो तो सही, भगवान तो तब तो देगा। अब करोगे नहीं, ऐसे ही सोचते रह जाओगे तो नहीं होगा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्वदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जिसमें वर्ग कुंडली का भी आ जाता है। ये तो लगन कुंडली से जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है, निचोड़ देता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है। ऋषि ज्योतिष आपको जो परेशानी आ रही है, उस कुंडली का आपके यहाँ पर विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष पर बने रहने के लिए, जरूरत है मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की। जिसको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा, दर्शकों, मेरे वीडियो को आप दोस्तों को भेजें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी अच्छा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।